नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, आज हम लोग हवा चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। हवा, जिसको हम लोग वायु के नाम से भी जानते हैं या फिर पवन भी कहा जाता है इसको। तो सबसे पहले समझेंगे कि हवा क्या चीज़ है, हवा चलती क्यों है। अलग अलग जगह पर हवा का गति की दिशा अलग अलग क्यों होती है। कुछ हवाएं ठंडी होती है, कुछ हवाएं गर्म होती है। तो इन सब चीज़ों को समझते हैं आज। तो सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे कि क्षेत्रीय आधार पर हवा कितने भाग में विभाजित किया गया है। यदि हवा की प्रकृति की बात करें तो हवा की प्रकृति के आधार पर हवा को कितने भाग में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले याद रखना है कि प्रकृति के आधार पर हवा दो प्रकार में विभाजित है, एक ठंडी हवा होती है और दूसरा गर्म हवा। जबकि क्षेत्रीय आधार पर बात करें तो हवा तीन प्रकार के होते हैं। जैसे पहला हो गया प्रचलित पवन, ग्रहीय पवन या स्थानीय पवन के नाम से जाना जाता है। ये तीनों क्या है, एक ही पवन का नाम है। ग्रहीय पवन का मतलब क्या हुआ, जैसा कि हम लोग जानते हैं पृथ्वी एक ग्रह है और पृथ्वी अपने अक्ष पर गति कर रही है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर गति कर रही है, जिसको हम लोग घूर्णन गति के नाम से जानते हैं। और पृथ्वी के घूर्णन विशेष के कारण हवा का गुण जिस पे डिपेंड करता है उसको हम लोग ग्रहीय हवा कहते हैं। मतलब पृथ्वी एक ग्रह है और ग्रह के घूर्णन के कारण हवा की गति, दिशा और उसका प्रकृति जो निर्धारण होता है उसको हम लोग ग्रहीय हवा कहते हैं। और ग्रहीय हवा जो होता है वह हमेशा क्या होता है, अस्थायी होता है, इसलिए इसको अस्थायी हवा भी कहते हैं। इसके अंतर्गत तीन हवा आते हैं, जिसको पहला सन्मार्गी पवन के नाम से जानते हैं या इसी को कभी कभी पूर्वा पवन बोला जाता है। दूसरा आपका पछवा पवन हो गया। तीसरा ध्रुवीय पवन हो गया। ध्रुवीय पवन हो गया। सन्मार्गी पवन अर्थात पूर्वा पवन का मतलब हुआ कि जनरली पूर्व दिशा से चलने वाली हवा पूर्वा हवा। पछवा पवन का मतलब पश्चिम दिशा से बहने वाली हवा को पछवा पवन कहते हैं। जबकि ध्रुवीय पवन का मतलब हुआ कि ध्रुव की ओर से आने वाली हवा को ध्रुवीय हवा कहते हैं। जैसे पृथ्वी पर दो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। खैर, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। पहले सेकेंड नंबर पर हम आते हैं। दूसरा जो प्रकार का हवा है उसको हम लोग सामयिक हवा कहते हैं। क्या चीज़, सामयिक हवा या फिर पवन भी कह सकते हैं इसको। सामयिक पवन का मतलब क्या हुआ, किसी विशेष समय में, अर्थात सामयिक हवा में क्या होगा, समय का जिक्र होगा। तब किसी विशेष समय में चलने वाली विशेष प्रकार की हवा को हम लोग सामयिक पवन कहते हैं। जैसे इसके अंतर्गत आ जाता मानसून। अब ये मानसून हवा क्या है, तो मानसून का संबंध है मौसम, अर्थात किसी विशेष मौसम में किसी विशेष हवा को जो हवा चलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मानसून हवा। जैसे हम लोग देखते हैं कि गर्मी के दिन में हवा का नेचर अलग होता है, जाड़ा के दिन में हवा का नेचर अलग होता है, बरसात के दिन में हवा का नेचर कुछ और होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मानसूनी हवा। सेकेंड नंबर पे इसी में आते हैं, जैसे हो गया स्थलीय समीर या स्थलीय हवा। फिर हम लोग आगे और पढ़ेंगे, इसमें हो गया जलीय हवा। जलीय हवा को समुद्री समीर के नाम से भी जानते हैं, समुद्री समीर। फिर आगे इसी के अंतर्गत है पर्वतीय समीर। फिर आगे इसी के अंतर्गत है घाटी समीर। तो ये सब जो हवा है किसके अंतर्गत आता है, सामयिक हवा। मतलब स्थलीय हवा, जलीय हवा, पर्वतीय हवा या फिर घाटी हवा, ये सब क्या होता है, समय विशेष के कारण हवा चलता है। आगे बारी बारी से हम समझेंगे। एक तीसरा नंबर पे आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्थानीय पवन। स्थानीय पवन, स्थानीय पवन के अंतर्गत आएगा जैसे किसी विशेष स्थान या किसी विशेष क्षेत्र में जो हवा चलती है उसको हम लोग स्थानीय पवन के नाम से जानते हैं। जैसे स्थानीय पवन के अंतर्गत आ गया चिनूक। जैसे किसी विशेष स्थान, मतलब कि रॉकी पर्वत पर चिनूक हवा चलती है। हरमट्टान हो गया, किसी विशेष क्षेत्र में चलता है, जैसे हरमट्टान चलता है आपका सहारा मरुस्थल में। फिर विली विली हो गया, विलिजार्ड हो गया, फॉन हो गया, ये सब क्या है, स्थानीय हवा का एग्जाम्पल है। खैर वो लास्ट में चलेंगे। सबसे पहले हम लोग सामयिक पवन के अंतर्गत समझते हैं। और सामयिक पवन समझने से पहले ये समझना है
कि हवा आखिर चलती क्या है, हवा का नेचर क्या है। तो ध्यान रखेंगे, ये हम मिटाते हैं। हवा समझने से पहले दो बात हमेशा याद रखना है कि हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। हवा की दिशा क्या होती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। जैसे यहाँ पे यदि इस एरिया में उच्च दाब होगा और इधर क्या होगा, निम्न दाब होगा, तो हवा की जो दिशा होगी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होगी। हमेशा याद रखना है, हवा की दिशा क्या होती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होती है। एक बात और यहाँ पे समझेंगे कि उच्च दाब वहाँ पर होगा, अर्थात जहाँ पर ठंडा होगा, ठंडा जगह पर उच्च दबाव का क्षेत्र पैदा होगा और गर्म जगह पर क्या होगा, निम्न दाब का क्षेत्र पैदा होगा। अर्थात कहने का मतलब, जो जगह ज़्यादा गर्म वहाँ क्या होगा, वायु का दबाव कम होगा, जो कम गर्म वहाँ पे वायु का दबाव उसकी अपेक्षा अधिक होगा। तो मतलब समझ में आ रहा होगा, दबाव का सेंस समझ में आ गया होगा। ठंडा जगह पे उच्च दाब, गर्म जगह पर निम्न दाब। अब यदि ये दोनों समझ में आया होगा तो इसी टर्म को हम आगे बढ़ाते हैं, सामयिक पवन में चलते हैं। सामयिक पवन में पहला क्या था, मानसून पवन। मानसून पवन उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा कि किसी विशेष मौसम में चलने वाली हवा क्या कहलाती है, मानसून हवा कहलाती है। अब दूसरा हम लोग पढ़े थे क्या चीज़, स्थलीय समीर, जलीय समीर। तो पहले स्थलीय समीर समझते हैं या स्थलीय हवा चलते हैं। तो स्थलीय समीर में आएगा कि स्थलीय समीर किसे कहा जाता है, तो स्थल से जल की ओर चलने वाली हवा स्थलीय समीर कहलाती है। जबकि जलीय समीर की बात करें तो जल से स्थल की ओर चलने वाली हवा को जलीय समीर कहलाता है। ये जलीय समीर। जलीय समीर क्या होगा, जल से स्थल की ओर, जबकि स्थलीय समीर स्थल से जल की ओर। अब समझते हैं आखिर क्या ऐसी घटना होती है कि स्थल से जल की ओर हवा चलता है, या फिर जल से स्थल की ओर चलता है, या फिर हम कहें पर्वत से घाटी की ओर चलता है, या फिर घाटी से पर्वत की ओर चलता है। तो इन सब में एक ही बात मैटर करता है, वो किसी न किसी रूप में दबाव का कम या अधिक होना। जहाँ भी दाब का अंतर होगा वहाँ हवा क्या होगा, गतिशील होगा। और गतिशील किधर होगा, तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। तो इस चीज़ को हम समझते हैं। पहले स्थलीय समीर, जलीय समीर समझते हैं। चूँकि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर दो चीज़ पाया जाता है, एक स्थल और दूसरा जल। मान लिया जाइए इस एरिया में हमारा क्या है, जल है, और इधर क्या है, स्थल है। और रोज दिन और रात की घटना घटती है। तो पहले दिन की यदि हम चर्चा करेंगे तो दिन की चर्चा करने से पहले एक चीज़ समझेंगे कि स्थल और जल में यदि हम दोनों में तुलना करेंगे तो स्थल जो है जल की अपेक्षा पहले गर्म भी होगा और पहले ठंडा भी होगा। क्यों? क्योंकि जल की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। जल अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ऊष्मा पहले स्टोर करती है, उसके बाद वह क्या होती है, गर्म होना शुरू करती है। तो इसी कारण क्या होता है, यदि ठंडा होने की बात आए या फिर गर्म होने की बात आए, पहले स्थल ही ठंडा होगा और पहले स्थल ही गर्म होगा। इसका जीता जागता एग्जाम्पल आप लोग प्रैक्टिकली कर सकते हैं। देखते होंगे गर्मी के दिन में आप खाली पैर ज़मीन पे नहीं चलते होंगे, या फिर जिस समय ज़मीन पर पूरा गर्म लग रहा होगा, पैर तपता होगा, उस समय जल में आसानी से स्नान कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोपहर हो चुका होता है और उस समय स्थल ज़्यादा गर्म रहेगा पानी की अपेक्षा, और ठंडा भी पहले कौन होगा, स्थल होगा। तो बात आ गया होगा समझ में। अब यदि हम दिन की चर्चा करें तो दिन में सूर्य से क्या होता है, प्रकाश आते रहता है। इधर क्या हुआ, सूर्य से प्रकाश आ रहा है, स्थल पर भी पड़ेगा और जल पर भी पड़ेगा। जब सूर्य से प्रकाश आएगा तो ये पहले गर्म हो जाएगा और ये क्या होगा, बाद में गर्म होगा। या फिर यूँ कहें कि ये ज़्यादा गर्म होगा और ये कम गर्म होगा, यही ना। अब जब ज़्यादा गर्म हुआ तो यहाँ पे निम्न वायु दाब का क्षेत्र बना, निम्न वायु दाब, और ये कम गर्म हुआ तो इसकी अपेक्षा यहाँ पे उच्च वायु दाब का क्षेत्र बना।
अब आप बताइए कि हवा किस दिशा में गति करेगा। दिन का वक्त है, ये अधिक गर्म हुआ और ये कम गर्म हुआ, यहाँ पे निम्न वायुदाब हुआ, यहाँ पे उच्च वायुदाब हुआ, तो हवा की गति किधर होगा, तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। अर्थात दिन के वक्त में हवा जो है जल से स्थल की ओर चलता है, और जब जल से स्थल की ओर चलेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जलीय समीर, जलीय समीर। अब यदि रात की हम चर्चा कर ले तो रात में जस्ट इसका अपोजिट होगा, रातें क्या होती है, ठंडा होती है। तो ठंडा होने की बात आएगा तो ठंडा भी पहले कौन होगा, यही होगा। चलिए रात की हम जिक्र कर देते हैं। रात में भी यदि देखा जाए, ये यदि जल है और ये आपका क्या है, स्थल है, तो ठंडा होने की बात आएगा तो ठंडा भी पहले कौन होगा, स्थल होगा, अर्थात ये अधिक ठंडा होगा और ये क्या होगा, कम ठंडा होगा। अब आप बताइए, अधिक ठंडा तो अधिक वायुदाब, और ये कम ठंडा तो इधर क्या होगा, कम वायुदाब। अब आप समझ ही गए होंगे कि हवा का दिशा किधर होगा, तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। अर्थात रात के वक्त में हवा किस दिशा में चलती है, तो स्थल से जल की ओर। तो ये प्रश्न यहाँ पे बनता है कि रात में कैसी हवाएं चलती है, स्थलीय समीर या जलीय समीर या मानसूनी समीर। तो हमारा आंसर क्या होगा, रात के वक्त में स्थल से जल की ओर। अर्थात ये याद रखेंगे, रात का मौसम है, रात का मौसम में स्थलीय समीर और दिन के मौसम में जलीय समीर, जलीय समीर, या इसी को क्या बोलते हैं, समुद्री समीर। तब देखते होंगे कि दिन के वक्त भी यदि हवा चल रहा है तो हवा क्या होता है, थोड़ा ठंडा लगता है, मतलब सुहावना लगता है। क्यों, क्योंकि हवा ठंडी जगह से आ रही है, समुद्र की ओर से आ रही है, इसीलिए हवा क्या होती है, ठंडी होती है। तो ध्यान रखेंगे इस बात का, ये दोनों पॉइंट एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब आगे हम लोग क्या समझे थे, पर्वतीय और घाटी समीर की थोड़ा चर्चा कर लें। तो पहले ही हम कह चुके हैं कि हवा का जो गति होगा, हर एक रूप में उच्च दाब और निम्न दाब का जिक्र होगा, चाहे कुछ भी हो, हमेशा उच्च दाब और निम्न दाब का जिक्र करना जरूरी है। तो समझेंगे, ये हमारा क्या है, चलिए नीचे वाला एरिया ये कहलाता है क्या चीज़, घाटी, और ये क्या चोटी वाला को कहते हैं, चोटी लिख देते हैं या पर्वत चोटी लिख देते हैं, वही बात है। चलिए देखते हैं, ऊपर से क्या है, सूर्य से प्रकाश बराबर गिर रहा है। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे कि सूर्य का प्रकाश पहले चोटी के पास पहुँचेगा या पहले घाटी के पास पहुँचेगा, तो जाहिर सी बात है पहले घाटी चोटी के पास पहुँचेगा। जब ये चोटी के पास पहले पहुँचेगा तो चोटी पहले गर्म होगा, और जब पहले गर्म हो जाएगा तो यहाँ का दबाव क्या होगा, कम होगा। जब यहाँ का दबाव कम होगा तो ये नीचे वाला हवा क्या होगा, नीचे से ऊपर उठना शुरू होगा। अर्थात हवा किधर से किधर चल रही है, तो घाटी से पर्वत की ओर। अर्थात ये दिन का वक्त में कैसी हवा चलती है, घाटी समीर चलती है। रात के वक्त में जस्ट इसका उल्टा, रात के वक्त में क्या हो जाएगा, पर्वत से घाटी की ओर चलेगा, अर्थात इसको क्या बोलते हैं, पर्वतीय समीर। अच्छा, रात के वक्त में क्यों होगा, तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि ये रात में क्या होगा, ठंडा होगा, तो ठंडा होने की बात आएगी तो ये पहले ठंडा हो जाएगा। जबकि यहाँ पर ठंडा यदि गर्म देर से हुआ है तो ठंड भी क्या होगा, देर से ही होगा। अर्थात इसकी अपेक्षा यहाँ पर उच्च वायुदाब होगा, तो क्या होगा, हवा इधर से इधर चलना शुरू हो जाएगा। तो रात के वक्त पर्वतीय समीर। तो याद रखेंगे हवा कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है, क्लियर कॉन्सेप्ट। अब आगे हम आते हैं, देखते हैं चलिए प्रचलित पवन की चर्चा कर लें हम लोग। प्रचलित पवन या फिर इसको क्या बोलते हैं, ग्रहीय पवन, ग्रहीय पवन।
अब भाई समझना है, जब ग्रहीय पवन की चर्चा आया तो पहले ग्रह हम लोग को बनाना पड़ेगा, और चूंकि हम लोग पृथ्वी पे रह रहे हैं तो पृथ्वी बना देते हैं। चलिए, ये हमारा क्या है, पृथ्वी है। अच्छा, एक चीज़ और समझना है कि थोड़ा इंक समाप्त हो गया, कुछ देर के लिए रुकते हैं। चलिए देखते हैं, इंक तो डाला गया, अब समझते हैं। हाँ, क्या हम लोग चर्चा कर रहे थे, ग्रहीय पवन। तो ग्रहीय पवन समझने से पहले समझना है, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फेरल। फेरल हवा से संबंधित एक नियम दिए थे, और वो बताए थे कि हवा जो है उत्तरी गोलार्ध में हमेशा दाहिनी दिशा में मुड़ती है, हमेशा दाहिनी दिशा में, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बाईं दिशा में मुड़ती है। ये क्या है, फेरल का नियम है, फेरल का नियम याद रखना है। फेरल साहब क्या बताए थे कि हवा उत्तरी गोलार्ध में हमेशा दक्षिण की दिशा में मुड़ती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में हमेशा बाईं की दिशा में, और उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी की दिशा में मुड़ती है। चलिए अब आगे समझते हैं, ये हमारा क्या है, पृथ्वी है। इसको थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं। चलिए देखते हैं, पृथ्वी पर दो प्रकार की काल्पनिक रेखाएं खींची गई है, एक देशांतर रेखा और दूसरा का नाम है अक्षांश रेखा। तो देशांतर रेखा से समय का पता लगाया जाता है, जबकि अक्षांश रेखा की बात करें तो अक्षांश रेखा से स्थान का पता लगाया जाता है। अब यहाँ पर हवा का जिक्र हो रहा है, तो हवा का संबंध किससे है, वायु का दबाव से। अब हर एक जगह पर, पृथ्वी की हर एक जगह पर वायु का दबाव अलग होता है। जब वायु का दबाव हर एक जगह पर अलग अलग होता है तो हर एक जगह पर वायु का प्रकृति, नेचर क्या होगा, अलग अलग होगा। अब इस दृष्टि से हमको ये जानना है कि पृथ्वी के किस हिस्सा में, अर्थात किस क्षेत्र में वायु दाब का कैसा पेटी है। कहीं पे पृथ्वी में उच्च वायु दबाव का पेटी है तो कहीं पे निम्न वायु दाब का पेटी है, कहीं पे अत्यधिक उच्च दाब का पेटी है तो कहीं पे अत्यधिक निम्न दाब का पेटी है। तो इन सब चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। तो ज्यों ही जगह की चर्चा आ रही है तो जगह से संबंध किसका है, अक्षांश से। तो इसलिए पहले हमको क्या करना है, अक्षांश रेखा खींचना है। और अक्षांश रेखा में सबसे पहले समझना है कि ये हमारा क्या है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा बोला जाता है। लिख देते हैं यहाँ पे, ये क्या है, भूमध्य रेखा, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा याद रखना है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा को बोला जाता है। इसके ऊपर ये उत्तरी गोलार्ध होगा और ये क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध। ये क्या चीज़ है, उत्तरी गोलार्ध। अच्छा, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध है। याद रखना है, विषुवत रेखा से ऊपर 5 डिग्री अर्थात उत्तरी और नीचे 5 डिग्री ये दक्षिणी। ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे वायु का दाब बहुत ही कम होता है। इसको निम्न वायु दाब की विषुवतीय पेटी कहा जाता है। निम्न वायु दाब की विषुवतीय पेटी कहा जाता है। या फिर सीधा सीधी एक चीज़ और एग्जाम में पूछा जाता है, ये जो एरिया को शांत पेटी बोला जाता है या फिर डोलड्रम क्षेत्र बोला जाता है। याद रखना है, यहाँ पे क्या लिखे, निम्न वायु दाब की विषुवतीय पेटी। अच्छा, यहाँ पर वायु का दबाव कम क्यों होता है, तो चूंकि हम लोग बहुत बार जान चुके हैं, प्रश्न भी पूछा जाता है कि पृथ्वी पर, यहाँ पर जो है पृथ्वी के कौन सा हिस्सा अत्यधिक गर्म है। तो ध्यान रखना है कि सूर्य से जो नज़दीक होगा, जहाँ पे सूर्य की किरण लंबवत पड़ेगी, वहाँ पे गर्म क्या होगा, अधिक होगा। तो विषुवत रेखा पर सूर्य की किरण लंबवत पड़ती है और सूर्य की किरण लंबवत पड़ने के कारण यहाँ का तापमान अत्यधिक होता है। जब तापमान अधिक तो वायु का दबाव कम, इसीलिए इस एरिया में क्या होगा, वायु का दाब कम होता है। क्लियर हो गया कि यहाँ वायु का दाब कम क्यों होता है। अगला पॉइंट याद रखेंगे
कि 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी और 30 से 35 डिग्री दक्षिणी, ये जो दोनों एरिया है, क्या ये जो दोनों एरिया है ये हमारा कहलाता है क्या चीज? यहाँ पर जो होता है वायु का दाब अधिक होता है। यहाँ पर क्या होगा, इसको मिटाते हैं और लिखते हैं वायु का दाब अधिक, वायु दाब अधिक होता है, या फिर इसी को बोला जाता है उपोष्ण, उपोष्ण उच्च दाब। एक बार फिर से सुनिएगा, इस एरिया को क्या बोला जाता है? उपोष्ण उच्च दाब, या फिर इसको भी उपोष्ण उच्च दाब। वायु का दाब क्या होगा? अधिक होगा, इसको भी उपोष्ण उच्च दाब बोला जाता है। आगे याद रखेंगे कि 60 से 65 उत्तरी और 60 से 65 दक्षिणी, ये जो एरिया है यहाँ पर निम्न वायु दाब होता है। क्या चीज? निम्न वायु दाब। क्या होगा? निम्न वायु दाब, या फिर इसी को बोला जाता है उपध्रुवीय निम्न वायु दाब की पेटी। निम्न वायु दाब की पेटी, याद रखना, ये दोनों को बोला जाता है क्या? उपध्रुवीय निम्न वायु दाब की पेटी। यहाँ क्या है? ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है और ये क्या है? दक्षिणी ध्रुव है। तो याद रखेंगे यहाँ पे वायु का दाब क्या होता है? अत्यधिक उच्च होता है। यहाँ भी क्या होगा? अत्यधिक उच्च होता है। अब समझना है, हम लोग शुरू में ही समझ चुके हैं क्या चीज? कि वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है। सेकेंड क्या चीज? फेरल का नियम क्या कहता है? कि उत्तरी गोलार्ध में वायु हमेशा दाहिनी दिशा में, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वायु हमेशा बाईं दिशा में घूमती है। अब आप जरा देखें इस मैप में, तो ये हमारा क्या चीज़ है? निम्न वायुदाब का क्षेत्र है, और इधर देखें तो उच्च वायुदाब का क्षेत्र है, और इधर भी क्या है? उच्च वायुदाब का क्षेत्र है। तो समझना, यदि आपसे पूछा जाए कि हवा इस एरिया में किधर से किधर चलेगी, तो आपका जवाब क्या होगा? भाई उच्च दाब किधर है? तो उच्च दाब इधर है। निम्न दाब इधर है, तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर ये हवा चल रही है। सेकेंड क्या अप्लाई करना है कि फेरल का नियम क्या कहता है? कि उत्तरी गोलार्ध में हवा हमेशा दाहिनी दिशा में मुड़ती है। अब आप बताइए, दाहिना दिशा, हवा तो चूंकि ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इसका दाहिना किधर होगा? तो कुछ लोग समझ रहे होंगे इधर दाहिना होगा ना, तो भाई ये मेरा दाहिना होगा, आपका दाहिना हो सकता है। चूंकि हवा की गति इधर से इधर है, तो दाहिना इधर होगा ना, तो इधर से दाहिना और मुड़ने का प्रयास करेगा, और ये दोनों बल टकराएगा और हवा की गति क्या कर देगा? हवा का दिशा इधर कर देगा। तो हवा की दिशा क्या होगा? ये होगा। तो इसको बोला जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ध्यान रखेंगे, इस एरिया को बोला जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो ध्यान रखना है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के उत्तरी गोलार्ध में हवा का दिशा क्या होता है। तो आराम से आप बता सकते हैं हवा का दिशा क्या है। तो एक ऊपर से आ रहा है, अर्थात ऊपर क्या है? उत्तर से आ रहा है। दूसरा क्या? पूरब से जा रहा है, अर्थात ये क्या हुआ? उत्तर पूर्वी हवा। इस एरिया में जो हवा चलता है इसी को बोला जाता है सनमार्गी पवन। ये भी होगा सनमार्गी पवन, सनमार्गी पवन, या फिर पूर्वा पवन, या फिर इसी को बोला जाता है व्यापारिक पवन। तो ध्यान रखेंगे इस एरिया में उत्तर पूर्व। अब यदि यहाँ की बात हम करेंगे, ये दक्षिणी गोलार्ध की बात करेंगे, तो वायु का दबाव यहाँ पे उच्च है और यहाँ पे निम्न है, तो हवा इधर की दिशा में चलेगी। सेकंड क्या? दक्षिणी गोलार्ध में फेरल का नियम क्या कहता है? कि हवा बाईं दिशा में मुड़ने का प्रयास करती है। तो यहाँ से देखिए, इसका बाईं इधर होगा ना, इधर होगा, अर्थात इधर ये दोनों टकराएगा और हवा की गति क्या कर देगा? इधर, अर्थात ये क्या हो गया? नीचे दक्षिण से दक्षिण पूर्व, यानी दक्षिण पूर्व। तो ये पूछा भी जाता है कि हवा किस दिशा से किस दिशा? तो दक्षिण पूर्वी हवा ये है।
यानी कि पूरब और दक्षिण से उत्तर पश्चिम की ओर गति कर रही है, समझना है। अब यदि इस क्षेत्र की चर्चा की जाए तो यहाँ पे हवा का दिशा क्या होगा, तो समझेंगे। यहाँ निम्न वायुदाब, यहाँ उच्च वायुदाब, हवा क्या होगा, इधर से इधर चलेगा। फिर वही चीज़ सेकेंड अप्लाई करना है, फेरल का नियम। और फेरल का नियम क्या कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में आपको दाहिना मुड़ना है, तो दाहिना मुड़ेगा तो ये इधर मुड़ेगा ना, अर्थात इधर ये हो जाएगा दिशा इसका। दक्षिणी गोलार्ध में वही चीज़ अप्लाई करेंगे, ये उच्च दाब हुआ, ये निम्न दाब, इधर से इधर चलेगा। दक्षिणी गोलार्ध में हवा की गति बाईं ओर मुड़ेगी और इसका बायां किधर, इधर हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा। और इसको बोला जाता है पछुआ पवन। तो कभी कभी पूछ भी देता है पछुआ पवन की दिशा उत्तरी गोलार्ध में कैसी होगी, तो उत्तरी गोलार्ध में किधर से किधर चल रहा है, तो भाई ये दक्षिण और इधर किधर जा रहा है, दक्षिण और पूरब, सॉरी ये दाहिना ओर मुड़ेगा ना, तो ये दाहिना ओर मुड़ रहा है इधर, तो दक्षिण पूरब। ठीक इसी प्रकार से इधर भी हम लोग को देखना, इधर से इधर आ रहा है, फिर ये क्या मुड़ेगा, दाहिना ओर मुड़ेगा, तो दाहिना ओर इसका किधर होगा, इधर होगा, अर्थात ये इधर हो गया। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा गलती किए हैं, दाहिना ओर इसका इधर होगा, अर्थात हवा की गति क्या हो जाएगा, इधर, दाहिना ओर उसका इधर होगा तो हवा की गति इधर हो जाएगा, अर्थात पछुआ पवन की दिशा क्या होगी, तो नीचे से जा रहा है दक्षिण और पश्चिम। यदि इधर की बात करें, यहाँ इसकी बात करें, तो ये क्या होगा, उत्तर और पश्चिम। इधर इसी प्रकार से खुद से निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। हवा की गति प्रचलित पवन या स्थानीय पवन या ग्रहीय पवन में किस पे निर्भर करता है, दो बातें। पहली बात कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, सेकेंड फेरल का नियम अप्लाई करना है, और उससे आप किसी भी जगह का हवा की दिशा निकाल सकते हैं। दो तीन हवा का और नाम याद रखिएगा जो कि समुद्र में चलने वाली नाविकों के द्वारा दिया हुआ है। एक है आपका गरजता चालीसा, दूसरा है प्रचंड पचासा, तीसरा है आपका चीखता साठा। ये सब गरजता चालीसा जो है 40 डिग्री अक्षांश रेखा के आसपास चलता है, प्रचंड पचासा 50 डिग्री अक्षांश रेखा के आसपास, चीखता साठा 60 डिग्री अक्षांश रेखा के आसपास, लेकिन तीनों का तीनों दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में क्यों, तो हम जानते हैं कि अधिकांश स्थल जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में अधिकांश महासागर स्थित है। तो महासागर में रुकावट नहीं होने के कारण हवा अत्यधिक वेग से चलती है और आवाज़ करते हुए चलती है। तो इसी आवाज़ चलने के कारण नाविकों के द्वारा नाम दे दिया गया। जैसे 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में गरजता चालीसा, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में प्रचंड पचासा और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में चीखता साठा। तो ये सब नाविकों के द्वारा दिया गया नाम है। अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे स्थानीय पवन, जिसमें आएगा फौन, चिनूक, हरमट्टान, बिलीजार्ड, बिलीबिली। ये सब हमको क्या एक डाटा में दे देंगे और उसको हमेशा क्या करना है, याद रखना है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो उम्मीद करते हैं हम आपकी समझ को बढ़ाने में थोड़ा सा सपोर्ट किए होंगे। इसके लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।